साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो है हिंदी व्याकरण में समास। बात करते हैं हमारा समास क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो परस्पर संबंध रखने वाले, परस्पर का मतलब है आपस में, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक स्वतंत्र एवं सार्थक, स्वतंत्र एवं सार्थक जो पद होते हैं इनका संक्षिप्त रूप ही हमारा क्या कहलाता है, समास कहलाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कहा जाए कि गंगा को धारण करने वाले, गंगा को धारण करने वाले, तो इसे संक्षिप्त रूप में क्या कह सकते हैं, गंगाधर। क्या कह सकते हैं, गंगाधर। यानी गंगा को धारण करने वाला कौन, गंगाधर, अर्थात कौन, शिवजी। तो इन्हें कहते हैं समास। बात करते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं। समास जो है हमारे कितने प्रकार के होते हैं, समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा हो गया है द्वंद्व समास। कौन सा, द्वंद्व समास। दूसरा हमारा है द्विग समास। तीसरा हमारा होता है कर्मधारय समास। कौन सा, कर्मधारय समास। और चौथा हमारा होता है बहुव्रीहि समास। कौन सा, बहुव्रीहि समास। और पांचवा हमारा होता है अवयवी समास। तो वह होता है तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास। तो हमारे 6 समास होते हैं। पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विग समास, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है बहुव्रीहि, पांचवा है अवयवी और छठवा कौन सा होता है, तत्पुरुष समास। तो कक्षा 10 के सिलेबस के हिसाब से हमें सिर्फ 4 समासों को पढ़ना है, द्वंद्व समास, द्विग समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो एक एक के बारे में देखते हैं। बात करते हैं द्वंद्व समास क्या होता है। तो वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तथा इनके बीच में याचक चिन्ह आता है। याचक चिन्ह का मतलब हाइफन जिसे हम लोग बोलते हैं, ये हाइफन का चिन्ह आता है। तो इस प्रकार के समास को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास बोलते हैं। और इसमें मेन बात ये होती है कि इनका विग्रह करते समय इसमें कुछ समुच्चय बोधक शब्द आते हैं। जैसे जैसे इसमें तथा आता है और या आता है। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, तथा आता है, या आता है और आता है। यह है पहचान द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास की मुख्यतः पहचान ये है कि इसमें हाइफन का प्रयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं हाइफन का प्रयोग द्वंद्व समास में किया जाता है। तो द्वंद्व समास में मुख्यतः दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें जो याचक समुच्चय वाचक शब्द आते हैं तथा या और के रूप में आते हैं और इनमें दोनों शब्दों के बीच में क्या लगा हुआ होता है, दोनों शब्दों के बीच में हाइफन लगा हुआ होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे लिखा जाए द्वंद्व समास का पहला उदाहरण है दाल रोटी। क्या लिखा जाए, दाल रोटी। दाल रोटी कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। पेपर में आता कैसे है, इस तरह आप लोगों को दिया रहता है और पूछता है कि इसमें कौन सा समास है। तो जैसे ही हम लोगों को यहाँ हाइफन दिखे और पहला पद भी प्रधान है दूसरा भी प्रधान है, यानी तो दाल रोटी बीच में हाइफन लगा, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, दाल और रोटी। तो इसमें कौन सा समास आ गया है, द्वंद्व समास आ गया है। दूसरा हम लोग देखते हैं माता पिता। माता पिता, तो इसका क्या हो जाएगा, माता और पिता। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, द्वंद्व समास। इसी प्रकार जैसे जीव जंतु लिखा हो, क्या लिखा हो, जीव जंतु लिखा हो, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, जीव और जंतु। तो यहाँ पर हमारा कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। धर्म अर्थ लिखा हो, क्या लिखा हो, धर्म अर्थ, यानी धर्म और अर्थ। तो यहाँ पर हमारा कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। सेकंड है हम लोगों का द्विग समास। सेकंड कौन सा है, द्विग समास। द्विग समास क्या होता है, वह समास जिसमें पूर्व पद जो होता है हमारा संख्यावाचक हो। पूर्व पद क्या हो, पूर्व पद जो हो वो संख्यावाचक हो और जो हमारा दूसरा पद होता है वो उसकी विशेषता बतलाता है। तो वह समास जिसका पूर्व पद जो है संख्यावाचक हो और द्वितीय पद यानी उत्तर पद उसकी विशेषता बताता हो, तो ऐसे समास को क्या बोलते हैं हम लोग, द्विग समास बोलते हैं। जैसे जैसे चौराहा, जैसे क्या चीज, चौराहा। सिंपल सा है कि वह समास जिसमें संख्या का वर्णन किया गया हो, चौराहा मतलब 4 होता है, यानी 4 राहों का समूह चौराहा कहलाता है। 4 राहों का समूह
चार दीवारी। क्या होता है? चार दीवारी, यानी चार दीवारों का समूह क्या कहलाता है? हमारा चार दीवारी कहलाता है। अगला है चौपाया। चौपाया का मतलब होता है चार पैरों वाला। चौपाया, चौपाया का मतलब क्या होता है? चार पैरों वाला। सप्ताह, सप्ताह का मतलब होता है 7 दिनों का समूह। तो ये द्विगु समास कैसे है? क्योंकि इसे आगे सप्त लगा हुआ है। पूर्व पद क्या है? सप्त। सप्त का मतलब होता है 7, यानी वह समास जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा द्विगु समास कहलाएगा। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तीसरा बात करते हैं। तीसरा जो हमारा समास होता है वो होता है कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। तो वह समास जिसमें कर्म की प्रधानता दी गई हो, जिसमें पहला पद जो है उपमेय और दूसरा पद उपमान का काम करता हो, तो ऐसे समास को हम लोग बोलते हैं कर्मधारय समास। किया जाए महात्मा। महात्मा का क्या बनेगा समास विग्रह? महान है जो आत्मा। महात्मा का क्या मतलब है? महान है जो आत्मा। और किसी की आत्मा कैसे महान बन सकती है? अच्छे कर्म को कर करके, यानी कर्म की इसमें क्या है? प्रधानता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। अगला है महाराज। महाराज का मतलब होता है महान है जो राजा। कोई राजा कैसे महान हो सकता है? अपने कर्म के आधार पर कोई राजा जो है महान हो सकता है। अगला है जैसे हमारा हो सकता है कापुरुष। क्या हो सकता है? कापुरुष। कापुरुष का क्या मतलब होता है? कापुरुष का मतलब होता है कायर है जो पुरुष। कोई पुरुष कायर कैसे हो सकता है? अपने कर्म के आधार। अगला देखते हैं बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास। तो वह समास जिसमें पूर्व पद और अंतिम पद दोनों प्रधान होते हैं वह हमारा होता है बहुव्रीहि समास होता है। बात करें बहुव्रीहि समास की, इसमें अर्थात करके उसके बारे में वर्णन भी किया जाता है। जैसे बात करें नीलकंठ। क्या चीज? नीलकंठ। नीलकंठ का समास विग्रह क्या होगा? नीला है जिसका कंठ, यानी कंठ मतलब गला, जिसका गला नीला है। अर्थात कौन? शंकर जी, शिव जी। शिव जी ने विष पिया था ना, तो नीलकंठ का क्या मतलब है? नीला है जिसका कंठ। इसमें कौन सा समास हो जाएगा हमारा? इसमें हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगला है जैसे चंद्रधर। कौन सा? चंद्रधर। चंद्रधर का मतलब होता है चंद्रमा को धारण करने वाला। चंद्रधर, धर मतलब धारण करने वाला, अर्थात शिव जी। तो ये कुछ हमने नोट किए हैं, इन्हें आप लोग होमवर्क में करिएगा। इनमें बताना है कि आप लोगों को कौन सा समास है। थैंक यू।